पहली टर्म है हमारे पास फाइव फिनोमेना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पार्ट है, याद रखिएगा। इन 1912 वर्धाइमर, ये वर्धाइमर ने दिया था ये वाला फिनोमेना, डिस्कवर द फाइव फिनोमेना एंड ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शोन इन रैपिड सक्सेशन। वो कहता है कि ये वो वाला फिनोमेना है जिसमें ना अगर कोई चीज़ हमें सर्कल में हो या किसी सीक्वेंस में हो तो हम उसको एक क्या करते हैं, शोन इन रैपिड सक्सेशन, हम उसको रैपिडली सक्सेस होते हुए देख रहे होते हैं। ट्रांसेंडिंग द थ्रेशोल्ड एट विच दे कैन बी प्रिसीव्ड सेपरेटली अपेयर टू मूव, कि वो ना उसको अलग-अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता, हालांकि वो अलग-अलग होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये वाली हमारे पास एक ये वाला सीक्वेंस है, एक सर्कल बन रहा है। अब इसमें सर्कल कैसे बन रहा होता है, पिछले वाली जलती है, यानी सॉरी पिछले वाली बुझ जाती है, अगले वाली जलती है, पिछले वाली बुझती है, अगले वाली जलती है। हमें लग रहा होता है कि ये घूम रही है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह हमारे घरों में जो लाइट्स वगैरह होती हैं किसी भी फंक्शन पर, तो वो एक जल रही होती है, दूसरी बुझ रही होती है, एक जल रही होती है, दूसरी बुझ रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो घूम रही है या वो चल रही है, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। ये हमारा एक इल्यूजन होता है जिसको फाइव फिनोमेना बोला जाता है, कि हम इसको परसीव कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स शोन इन रैपिड सक्सेशन, यानी कि उसको चलते हुए हम परसीव कर लेते हैं और हम उसको मतलब अलग-अलग परसीव नहीं कर पाते। इसको फाइव फिनोमेना बोला गया था। 1912 में ये वर्धाइमर ने दिया था, याद रखिए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये पार्ट है। कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट अ पर्सन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द पर्सन ऑन कल्चर, यानी वो कहता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म, अगर आपने किसी को समझना, जैसे मैंने पिछले भी बात की थी, तो उसको कल्चर को देखते हुए समझेंगे। उन्होंने ये भी बात की थी कि ये नहीं हो सकता आप किसी और कल्चर को, एक कल्चर को किसी और कल्चर की वैल्यूज़ और नॉर्म्स से देखते हुए उसको जज करें। तो आप अगर किसी को जज करना है तो उसका कल्चर देख के ही जज करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव भी है, नहीं पीछे दिया गया ये वाला नीचे, तो इसको भी देख लेते हैं। न्यूरो साइंस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अबाउट द वे अ पर्सन इज इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प टू शेप एन इंडिविजुअल, दिस पर्सपेक्टिव इंस्टेड बिलीव्स दैट द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर फार मोर इम्पोर्टेंट टू देयर एक्शंस। जो न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं देखोगे, आप उसके इंटरनल फैक्टर्स को देखोगे, उसके ब्रेन को, उसको माइंड को देखोगे। उस वजह से मतलब वो वाली चीज़ें उसके बिहेवियर पर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं, इसकी पर्सनैलिटी पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती हैं, ये न्यूरो साइंस या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं स्टडी किया जाता। हु वाज स्ट्रक्चरलिस्ट, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरलिस्ट है? ये बिहेवियरिस्ट है, ये भी बिहेवियरिस्ट है। विलियम वुंट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, और विलियम जेम्स है फंक्शनलिस्ट, यानी कि इन्होंने फंक्शनलिज्म दिया था, इन दोनों ने बिहेवियरिज्म पे काम किया था। ये वाले हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, विलियम वुंट। इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये विलियम, दोनों का नाम विलियम से शुरू होता है, विलियम ही है स्टार्ट में, दूसरे एक का वुंट है, एक का जेम्स है। तो जो विलियम वुंट है वो पहले के साथ आएगा, पहले कौन सा? स्ट्रक्चरलिस्ट। ये विलियम वुंट, डब्ल्यू जो है जेम्स के बाद में आता है, यानी कि एबीसी में अगर हम देखें जे पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो आपने इसको इस तरह से एसोसिएट करना है कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ आएगा बाद वाला, यानी कि जो एबीसी में बाद में आता है डब्ल्यू, उसके पहले के साथ बाद वाला आएगा और बाद वाले के साथ पहले वाला आएगा। जे पहले आता है एबीसी में डब्ल्यू से, तो हम कह देंगे जो बाद वाला है उसके साथ पहले वाला आएगा, यानी कि फंक्शनलिज्म के साथ जे वाला आएगा, और स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ बाद वाला यानी कि डब्ल्यू वाला वुंट आएगा। तो मैंने तो इस तरह से याद रखा है, इसको एसोसिएट किया हुआ, मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। पहले मैं भूल जाता था जब मैंने इसको एसोसिएट नहीं किया हुआ था। According to Freud, two innate motives are at the root of psychological problems are sex and फ्रॉयड के मुताबिक किसी भी बिहेवियर को या प्रॉब्लम कैसे पैदा होती हैं, वो कहता है वो मोटिव्स कौन से होते हैं बेसिकली, दो इनेट मोटिव्स बोला है इसको, किसको? एक सेक्स को और दूसरा अग्रेशन को, याद रखिएगा। वो कहता है कि दो तरह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक सेक्स की वजह से, एक अग्रेशन की वजह से। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़, इनमें क्या है, इनमें मतलब ये जो काम किए गए हैं इनमें कौन कौन सा काम इन्होंने किया है? इन्वेस्टिगेटेड द स्पीड ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस, सजेस्टेड दैट थॉट एंड मूवमेंट डू नॉट अकर इंस्टेंटेनियसली एज प्रीवियसली बिलीव्ड। वो कहता है कि थॉट और मूवमेंट एक ही टाइम पे नहीं हो रही होती, पहले थॉट आएगी, थॉट अकर फर्स्ट, पहले थॉट आएगी फिर उसके बाद मूवमेंट होएगी, ये इन्होंने बोला था हेल्महोल्ट्ज़ ने, याद रखिएगा। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेंसरी साइकोलॉजी स्पेशली ऑडिशन एंड विजन, मेड सिग्निफिकेंट, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था किसमें? सेंसरी साइकोलॉजी में,
स्पेशली ऑडिशन में एंड विजन में, यानी कि ऑडिटरी और विजन में इन्होंने काम किया था। ये तीनों काम इन्हीं के हैं, तो हम ऑल ऑफ अबव लगाएंगे, याद रखिएगा। एक तो उन्होंने न्यूरल इम्पल्सिस में किया था काम, दूसरा इन्होंने बताया था कि थॉट पहले आती है, मूवमेंट बाद में, और उसके बाद ऑडिशन और विजन पर भी इन्होंने काम किया था हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने, याद रखिएगा। द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसने बोला था, होल इज़ द ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन लाइन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होगा।